से, आर्थिक संबंध से, जो बेटी रोटी का संबंध कहा जाता है उससे हमारा मतलब है। क्योंकि जब नेपाली जब उठता है तो हिंदुस्तान जाता है, हिंदुस्तान वाले उठते हैं तो नेपाल आते हैं। क्योंकि हम शिखर पर जाना होगा तो नेपाल के माध्यम से हम जाएंगे, दूसरा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। पता नहीं किस परिस्थिति से आया, ये जांच का विषय है, इसको एग्जामिन करना होगा हाई लेवल पर। क्योंकि भारत के सीमा में भारतीय पुलिस के कोई जमावड़ा है ही नहीं है, तो आपके नागरिक को गोली कैसे चलाएगा? बड़े बड़े ट्रक आपके आते हैं, काफ़ी स्मगल सामान यहाँ से होता है, चाइना से हो या दूसरे देशों से आकर होता है, उस पर हम गोली नहीं चलता है, तो हमारी पुलिस आपके नागरिक को कैसे गोली चलाएगी? ये तो सोचने का विषय है। मैंने तो दो चीज़ कहा कि हमारे यहाँ से आने पर हमको रोक के वहाँ पर कस्टम देना पड़ता है, अपने पहचान बताना पड़ता है, अपना कार्ड दिखाना पड़ता है। लेकिन जब नेपाल के लोग हमारे हिंदुस्तान में जाते हैं तो हमारे कोई बैरियर नहीं, कोई चेकिंग नहीं है। जब हमारे यहाँ कोई चेकिंग नहीं तो गोली कैसे चलेगा? ये भी हो सकता है कि हमारे हिंदुस्तान और नेपाल के संबंध को बिगाड़ने के लिए कुछ असामाजिक तत्व दूसरा रूप लेके उधर जाके गोली चलाए हों, ताकि हमारा एक उदाहरण बने और उनको नारा लगाने में मौका मिले कि हिंदुस्तान इस तरफ कर रहा है। ये प्रश्न चिन्ह है। इसको नेपाल सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष इंक्वायरी करे। भारत सरकार से भी मेरा आग्रह होगा कि आप इसको इंक्वायरी करें और दूध का पानी करें। क्योंकि हम क्यों गोली चलाएं? कोई चीज हमारे यहाँ से आपने लेके भागा नहीं, हमारे स्मिता पर कोई आपने उंगली नहीं उठाया, तो क्यों गोली चलेगा? हमारे आपको संबंध बिगाड़ने के लिए कोई असामाजिक तत्व, कोई विरोधी विचारधारा के लोग दूसरा रूप लेके उसको गोली चलाए। हमारे यहाँ भी नक्सलाइट आते हैं, मिलिट्री भेष में आते हैं, उग्रवादी आते हैं, मिलिट्री का पोशाक पहन के आते हैं। हो सकता है कि हमारे पुलिस का पोशाक पहन के और रिवॉल्वर लेके शूटिंग किया हो, क्योंकि हमको कोई रीजन नहीं दिखाई देता। और ये नेपाल में मैं जब से आया ये बात सुन रहा हूँ, एक उदाहरण, इतना दिनों से हजारों साल से हम लोग पड़ोसी देश बने हुए हैं, आना जाना लगा हुआ। 6 महीने आपके यहाँ मधेसी अरब का आंदोलन चला, उसमें गोली नहीं चली, इसमें कैसे गोली चल गया? तो प्रश्न ये है, इसका तो एग्जामिन बात कहने से कोई कह दे इसलिए हवा बना के उड़ा दिया जाए, तो आपके हमारे संबंध को बिगाड़ने की बात है। हिंदुस्तान क्यों नेपाल से संबंध बिगाड़ना चाहिए? इस प्रश्न का जवाब तो नेपाल के लोग ही देंगे, नेपाल सरकार देगी। आखिर हमारा कौन से रीजन ऐसा है जो हम नेपाल से हिंदुस्तान अपना संबंध बिगाड़ना चाहेगा? किस इशू को गोली चलाए? कोई इशू था, स्ट्राइक था, या हमारे यहाँ कोई झगड़ा झंझट था? किस इशू पर? कोई आया रास्ता में, कोई गया गोली मार दिया, जिसका मतलब प्लान गोली है। कोई प्लान करके हमारे संबंध को खराब करने के लिए व्यवस्था किया है। इसलिए इस पर मैं आग्रह करूंगा नेपाल सरकार को कि इस भ्रम को समाप्त करने के लिए वो इंक्वायरी करे, निष्पक्ष इंक्वायरी करे, और उसमें हो सके तो भारत सरकार के लोगों को भी शामिल करे। आपको नहीं लगता है कि भारत सरकार को भी इस मामले में जांच करना चाहिए? आपने जो बताया अभी कि कोई तीसरे लोग आके ऐसे, देखिए जांच तब होता है जब स्टेट गवर्नमेंट आपके नेपाल सरकार भारत सरकार से आग्रह करे। हमारे यहाँ स्टेट में भी कोई गड़बड़ी होती है तो जब तक स्टेट गवर्नमेंट केंद्र को नहीं कहता तब तक सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती। तो आपके बॉर्डर में आपके नागरिक का हुआ तो वो नेपाल सरकार आग्रह करेगी भारत सरकार से कि दोनों मिलकर हम आग्रह करेंगे तभी इंक्वायरी। नहीं तो नेपाल के अंदर में हुआ है, नेपाल सरकार अपनी इंक्वायरी करके उसको दूध का पानी करे, और नहीं तो फिर भारत सरकार से आग्रह करें कि भाई ये मामला घटना हमारा आपका संबंध इससे बिगड़ रहा है, इसको इंक्वायरी करके सुदृढ़ करिए, ओपन कीजिए, इसको क्या बात है, तब ये होता है। यात्रा चल रही है मुक्तिनाथ धाम की यात्रा, जिसकी चर्चा पुराणों में हमारे धर्म ग्रंथों में मिलती है, और आदमी सभी धामों को करने के बाद निश्चिंत होकर अंतिम समय में लोग भगवान के नाम लगाते हुए भगवान विष्णु और हरिहर को मुक्ति धाम जाते थे और वहीं से सद्गति उनको प्राप्त होते थे। बीच में ये विलुप्त हो गया था। उसके बाद काफ़ी दिनों के बाद इसको हम लोग चर्चा किए हैं, जो शुरू किए हैं। नारायणी नदी जो गंडक जिसका नाम है, वो गंगा में मिलती है सोनपुर में। वहीं सोनपुर में 11 तारीख को गंगा आरती करने के बाद, नारायणी आरती करने के बाद
यात्रा प्रारंभ होती है और 7 दिन की यात्रा है। 4 दिन हम लोग नेपाल में रुकते हैं और लगातार ये 5वां साल है। पहले हम लोग यात्रा निकालते थे, आखिर त्रिवेणी रुकते थे, त्रिवेणी के बाद आपको बिहार में नेपाल में रुकते थे पोखरा, ये नारायण घाट, उसके बाद पोखरा लेते और उसके बाद हम लोग मुक्तिधाम जाते थे। अब की बार नेपाल आने का मुख्य रीजन है कि इस यात्रा को सिस्टमेटिक बनाने के लिए, इसको बहुत बृहद रूप देने के लिए हम लोग नेपाल में 3 तरफ से अंदर आ रहे हैं। एक पूर्णिया से होते जोगबनी करके जो विराटनगर से हम लोग जनकपुर आएंगे लोग। दूसरी मुजफ्फरपुर होते हुए मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से जनकपुर रात्रि विश्राम होगा और वहाँ विराटनगर के लोग आके जनकपुर आएंगे। वहाँ से फिर ये यात्रा, दोनों यात्राएं मिल जाएंगी जाके नारायण घाट। और अब की बार 3 तरफ से आने का मतलब ये है कि नेपाल के लोगों में इसके प्रति उत्साह जागृत करना, अपने जितने भी नेपाल में हमारी धार्मिक जो मान्यताएं हैं उसको जागृत करना और नेपाल को और भारत से सांस्कृतिक रूप से जो जुड़ाव हमारी है उसकी पहचान को आगे बढ़ाना। क्योंकि जब ये यात्रा सुदृढ़ हो जाएगी तो फिर भारत से एक यात्रा और भी सोची जा रही है कि मुक्तिनाथ यात्रा। दूसरी यात्रा एक और शुरू होने जा रही, शुरू करने की तैयारी हो रही है, जो आपके यहाँ बड़ा क्षेत्र है। तो नेपाल हमेशा से भारत के लिए पूज्य रहा है और हमारी सांस्कृतिक धरोहर भारत की सबसे ज़्यादा नेपाल में है। इसलिए हमारा नेपाल के लोगों से भी आग्रह करने के लिए मैं आया हूँ कि इस सांस्कृतिक यात्रा में अपना जुड़ाव करें और इसको और सुदृढ़ बनाएं। क्योंकि हमेशा नेपाल के और भारत के सांस्कृतिक संबंध बने रहे हैं, हमेशा रहे हैं। रोटी बेटी का संबंध रहा है और हमारी धार्मिक संस्कृति भी एक है, सांस्कृतिक कल्चर एक है, संबंध हमारा है, धार्मिक रीति से हम एक हैं। तो दोनों के भला इसी में है कि भारत और नेपाल दोनों साथ मिल के रहें। और ये सांस्कृतिक धरोहर को जब हम जागृत करेंगे तो हमारी और आपकी पहचान और आगे बढ़ेगी। जो भारत आज विश्व को धर्मगुरु बनने के लिए अपने हिंदू संस्कृति को लेकर आगे जा रही है, उसमें भारत का योगदान की अपेक्षा हम लोग रखते हैं। क्योंकि भारत का सिरमौर है नेपाल। दुनिया में अब तो परिस्थितियाँ प्रजातंत्र में आगे, लेकिन पहले हमारा दुनिया में एक हिंदू राष्ट्र नेपाल ही रहा है। और हमारी सांस्कृतिक जितनी धरोहर हैं सब नेपाल में ही है। हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग भी नेपाल में है। अभी हम अब की बार आए, पहले हमको जानकारी नहीं थी। तो बूढ़ा नीलकंठ महादेव जो विष्णु का रूप है, और वहाँ आज हमें विचित्र चीज़ अब की बार देखी कि मूर्ति सामने जो सोया हुआ है, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके बगल से देखने से वो मूर्ति सीधे पानी में भी दिखाई देता है नीचे। और ये पहली बार धरोहर जिसका कोई प्रचार ही नहीं हुआ। नेपाल में ऐसी चीज़ें धरोहर के रूप में हमारे हिंदू संस्कृति की पड़ी हुई हैं जिसका कि हमने न नेपाल के लोगों को मालूम है, न प्रचार प्रसार हुआ, न हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है। इसलिए हम दोनों भारत और नेपाल मिल के अपनी संस्कृति को आसमान पर ले चलने के लिए, और सबको नेपाल के भाइयों से भी आग्रह है कि इसमें सहयोग दें और इसकी व्यवस्था में लगे। वैसे हम लोग इस यात्रा में सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार नेपाल के लोगों का है, क्योंकि हमारे रहने और खाने की व्यवस्था सब नेपाल के भाई लोग करते हैं। वहाँ 100-200 जितने यात्री आते हैं, अब की बार हो सकता है 400-500 यात्री जाएं जत्था में। वैसे छिटपुट घटना में तो लोग अक्सर आते जाते रहते हैं, लेकिन जत्था में एक यात्रा जिसे अमरनाथ यात्रा चलता है, उसी तरह से इसको भी एक रूप देने की कोशिश हो रही है कि पूरा देश से एक जत्था बना के लगातार 15 दिन 1 महीना तब इसको हम लोग मुक्तिधाम ले जाएं। इससे पर्यटन का भी विकास होगा नेपाल में,
यहाँ के आर्थिक सुधार में भी नेपाल के लोगों को सुविधा होगी, विकास में मदद मिलेगा और हमारी सांस्कृतिक धरोहर जो काफ़ी ऊंचाइयों पर जाएंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग यात्रा चालू किए हैं और ये लगातार चलते रहेगा, क्योंकि विश्व में दो ही जगह हरिहर हैं। एक हरिहर नाथ जो हमारे यहाँ सोनपुर है, यहाँ विष्णु और शिव एक साथ हैं, और दूसरे मुक्ति धाम, वहाँ भी हरिहर एक ही जगह है। इसलिए हरिहर से शुरू करके हरिहर तक यात्रा जाने की ये यात्रा है। और आपको एक चीज़ जानकारी दूँ कि जितने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हमारे हुआ करते थे, सभी साधना गंडकी के किनारे की है, नारायणी नदी के किनारे की है। इसलिए उनके स्थान को भी हम लोग खोज कर रहे हैं। जो पुराणों में जिस जगह की वर्णन है, वहाँ उन जगहों का भी हम खोज करते जा रहे हैं और उसको भी भविष्य में प्रतिस्थापित करने की कोशिश करेंगे, ताकि ये जो हमारे पुराने जो सांस्कृतिक धरोहर है उनको पुनः हम जागृत कर सकें और सभी लोगों को, दुनिया को दिखा सके कि हमारी संस्कृति कितना रिच थी। नेपाल दुनिया में सरमौर रहा है हिंदुओं का, वो क्यों रहा है उसका उदाहरण है। इसलिए कि हमारे नेपाल में इतनी प्रतिष्ठित जगहें हैं जो सभी पुराणों वेदों में दी गई हैं। हमारे नेपाल से ही निकलती हैं गंगा भी, हमारी जितनी नदियाँ निकलती हैं जो हमारे जीवन दायिनी हैं, वो सब नेपाल से निकलती हैं। इसलिए हम इस यात्रा को सुनिश्चित करके आगे बढ़ा रहे हैं और आप लोगों सभी नेपाली भाइयों से आग्रह है कि आप भी खुशी से इसमें शामिल हों, ताकि एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल हम लोग नेपाल में डेवलप कर सकें। तीर्थस्थल तो है, फिर उसको जागृति के माध्यम से, पर्यटन के माध्यम से उसको विकसित किया। जैसे हमारे हिंदुस्तान में 4 धाम हैं, तो उससे अंतिम धाम हिंदुओं का मुक्ति धाम है, जहाँ से आदमी लौटने के बाद से भगवान में विलीन हो जाता है। वहाँ उसको फिर किसी चीज़ की आवश्यकता उसकी नहीं रह जाती। ये पौराणिक प्रमाण है, अपने लिए नहीं हमारे लिए आप कर रहे हैं। इसलिए हमारा परम कर्तव्य होता है कि हम सहयोग दें। बंधु, आपको जो पूछना पूछे, मैं आपसे इतना ही आग्रह करूँगा कि नेपाल वासियों को हमारा संदेश आपके माध्यम से जाए, मेरा आग्रह जाए और उनसे शामिल होने के लिए जो मेरा आग्रह है उसको आप प्रचारित करें। धन्यवाद। आपको जो पूछना हो हमसे। आर्थिक फायदा ज़्यादा से ज़्यादा आपको नेपाल को है, सामाजिक और सांस्कृतिक फायदा दोनों देशों को। और जब हम पर्यटन डेवलप करेंगे और भारत से जत्था में लोग आएंगे और यहाँ रात्रि विश्राम करेंगे, 2 दिन घूमेंगे, तीर्थाटन करेंगे, तो यहाँ पर्यटन विकास होगा और इसकी प्रगति नेपाल की होगी। भारत का लाभ ये है कि जो भारत और नेपाल दोनों एक साथ जोड़ के देखे जाते हैं, जो बीच कालखंड में किसी कारणवश सुसुप्त अवस्था में चले गए थे, उसकी जागृति होगी। क्योंकि नेपाल अधूरा है बिना भारत के, भारत अधूरा है बिना नेपाल के। इसलिए दोनों देश अपने आपस में मिल के अपने को पूर्ण रूप प्राप्त करेंगे। क्योंकि अगर नेपाल हमसे अलग होता है तो हमारी आधी से ज़्यादा सांस्कृतिक धरोहर हमसे कट जाएंगे। आज भी आप जानते हैं कि नेपाल के जीवन मृत्यु से लेकर और शादी विवाह तक हमारा संबंध है। आप ये भी मार्क करते हैं कि नेपाल में हम लोग जब आते हैं तो यहाँ कस्टम और गाड़ी के पर्ची वगैरह सब बनाना पड़ता है, लेकिन नेपाल के लोग जब हिंदुस्तान जाते हैं तो हिंदुस्तान में कोई बैरियर नहीं, उनसे कोई पूछताछ नहीं होती। इसलिए अगर हम कहें कि सांस्कृतिक लाभ के लिए पहला चीज, आर्थिक लाभ के लिए नेपाल, और नेपाल की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है उसके साथ अगर दोनों हम आर्थिक ये सामाजिक रूप से जुड़ते हैं, सांस्कृतिक रूप से जुड़ते हैं, तो दोनों को लाभ फायदा, बल्कि हमसे ज़्यादा लाभ नेपाल को होगा। हम लोग इस सर उठा के दुनिया में बोलते थे कि हमारा एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान के जो हम प्रजातंत्र में हैं ये क्या कहलाता है, आपको धर्मनिरपेक्ष राज्य जो कहलाते हैं, लेकिन हम लोग भी मानते थे कि हमारा दुनिया में एक राष्ट्र है जो ये हिंदू राष्ट्र है। लेकिन ये दुनिया को अच्छा नहीं लगा, इसलिए कहीं ना कहीं उसमें उन लोगों का प्रहार शुरू हुआ जिसमें थोड़ा सा विभेद हो गया और लोग लिबरल होकर प्रजातंत्र के माध्यम से धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग, और उसके चलते नेपाल में कुछ उथल पुथल हो रहा है।
नेपाल की जनता एक तरफ है, आज भी हिंदू सेंटिमेंट की है, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां और विदेशी ताकतें जो नेपाल को अस्त व्यस्त करके हिंदुस्तान से अपना रास्ता सीधा करना चाहती हैं, वो बीच में कहीं ना कहीं उथल-पुथल मचा रही हैं। इसलिए नेपाल के लोगों को खुद अपने परिस्थिति को सोच समझ के सतर्क होना पड़ेगा। काम करती थी, आज परिस्थिति था कि जहाँ जहाँ, जब देखिए भारत में हम लोग मानते थे कि जब हमारा एक व्यक्ति किसी दूसरे धर्म को कबूल करता है तो हमारा ही आदमी हमारा ही देश के विरोधी बनता है। वही स्थिति नेपाल में आएगा। लेकिन बाहरी लोग अपना राजनीति सीधा करिए, भारत बाहरी नहीं है, क्योंकि भारत और आप देखिए हमारे आपके जितना भी इकोनॉमिकल स्थिति है, जितना हमसे जुड़ा है, आपके यहाँ से लोग निकलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तान भागेंगे, पाकिस्तान नहीं जाएंगे, चाइना नहीं जाएंगे, लेकिन ऑटोमेटिक हमारे तरफ उनका रुझान होता है। इसलिए इस यात्रा के माध्यम से अगर हम बढ़िया से सुचारू रूप से संगठित कर सकें तो नेपाल को फिर अपने ऊंचाई को जाने का एक मौका मिलेगा। नहीं तो बीच कालखंड में जो परिस्थितियां चल रही हैं यहाँ पर, जिसका मैं राजनीतिक ढंग से कोई विश्लेषण नहीं कर सकता क्योंकि मैं धर्म यात्रा के लिए उचित भी नहीं इस प्लेटफॉर्म से बोलना, लेकिन हिंदू राष्ट्र था और लेकिन यहाँ के लोगों में कहीं ना कहीं कसक तो जरूर है कि हम फिर हिंदू राष्ट्र बनाएं। लोगों से बात होने को लगा, मेरी कोई इस पर कमेंट नहीं है, ये आपका अंदरूनी मामला है। आप धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन के रहेंगे, हिंदू राष्ट्र बन के रहेंगे, ये आपकी सोच है, आप निर्णय लेंगे, नेपाल के लोग निर्णय लेंगे कैसे उनको रहना है। आप जिस तरह से रहेंगे भारत आपको सहयोग करेगा, करता रहेगा।